हेलो फ्रेंड्स, महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आप में से सैकड़ों लोग रोजाना कमेंट में बस एक ही क्वेश्चन करते हैं और वो ये है, सर अंग्रेजी सीखने की शुरुआत कैसे करें। तो देखिए, अंग्रेजी सीखने की कोई शुरुआत नहीं होती है, कोई एंड नहीं होता है। ये सिर्फ डेवलप की जाती है, यानी पहले से और बेहतर बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि आपकी अंग्रेजी जीरो है या आप अंग्रेजी में कुछ नहीं जानते। आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन अभी बहुत कुछ और जानना बाकी भी है। चीज़ों को समझना बाकी है, चीज़ों के पीछे जाकर चीज़ों को देखना होता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम अंग्रेजी सीखने की शुरुआत कैसे करें इन 4 स्टेप्स में, 1 2 3 4। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे, मजे आ गए, आज तो सिर्फ 4 स्टेप्स में हम पूरी अंग्रेजी सीख जाएंगे। तो देखिए, आपको हो सकता है थोड़ा निराश होना पड़े, क्योंकि सत्य कड़वा होता है। क्योंकि इन चारों स्टेप्स में आपको सेंटेंस 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 मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सारा खेल, सारा चक्कर अंग्रेजी में सेंटेंस का ही है। अब हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग मुझसे एग्री ना करें, वो कहें कि नहीं सर, शुरुआत तो वर्ड से होती है, शब्दों से होती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम कभी भी वर्ड्स को, शब्दों को नहीं बोलते, हम हमेशा सेंटेंस ही बोलते हैं। सेंटेंस के अंदर ही वर्ड्स होते हैं। एक छोटा बच्चा भी जब बोलने की शुरुआत करता है ना, शुरू में हो सकता है कि एक वर्ड बोले, लेकिन वो सेंटेंस ही बोलता है। देखिए, बचपन में हम छोटे छोटे सेंटेंस सीखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, हमारे सेंटेंस विस्तार ले लेते हैं, उनमें कुछ नए नए कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, कुछ नई नई चीजें आ जाती है। जब हम नई नई चीजों को समझते चले जाते हैं तो हमारी प्रोसेस, हमारी जर्नी सही दिशा में चल रही होती है। तो आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल है, लास्ट तक देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी जो आपको हर वीडियो में दी जाती है, बट हो सकता है कोई नया व्यूअर हो, तो जानकारी यह है, यदि आप पूरी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस सीरीज में बेसिक टू एडवांस पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर पर जाइए। वहां पे आपको महेश गुरुजी नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें मैंने सारी इंग्लिश ग्रामर को, यानी सारे टॉपिक्स को सीक्वेंस सीरीज में बेसिक टू एडवांस डाला है। उस कोर्स की नाम मात्र की फीस है, आप चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं। फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं खरीदना चाहते, तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पर आपका वेलकम है। मैं पूरी दम लगाता हूं, अक्सर कहता हूं ना, सिखा के छोड़ूंगा, मतलब सिखा के छोड़ूंगा। आपके लिए बहुत रणनीति बनाता हूं मैं। अब इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में हम कैसे सेंटेंस देखते हैं, कैसे सेंटेंस लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं। यानी ये वो सेंटेंस है जिनमें कोई एक्शन वर्ब, कुछ होना, किसी काम का होना नहीं पाया जाता, बस कोई स्टेट बताई जाती है, कोई स्थिति, हालत, दशा बताई जाती है। इन सेंटेंस के बारे में मैं काफी चर्चा पिछले वीडियोस में कर चुका हूं, बट आपको एक ही मूल मंत्र बता रहा हूं, इनमें कोई एक्शन वर्ब नहीं मिलेगी, यानी किसी काम का होना नहीं पाया जाएगा। सिर्फ एक स्टेट या स्टेट ऑफ बीइंग, यानी होना या होने की दशा बताई जाएगी। ऐसे सेंटेंस में हमेशा किसी स्टेटिव वर्ब का इस्तेमाल होता है, एक्शन वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। एक्शन वर्ब ऐसी होती है जैसे प्ले, खेलना, गो, जाना, लाफ, हंसना, जिनमें कोई एक्शन, कोई मूवमेंट हो। बट स्टेटिव वर्ब्स में मोस्ट ऑफ हमारे लिंकिंग वर्ब होती हैं, जो कि इज, एम, आर, वाज वर्ब, बी के फॉर्म, ये लिंकिंग वर्ब कहलाती है। ये भी स्टेटिव वर्ब में ही आती है, क्योंकि ये एक्शन होना नहीं दिखाती। इसके अलावा जैसे लव है, हेट है, अंडरस्टैंड है, लुक है, सीम है, टेस्ट है, तो ये सारी स्टेटिव वर्ब होती हैं, क्योंकि इनमें कोई एक्शन नहीं होता। जैसे मैं कहूं यू लुक वेरी स्मार्ट, तुम बहुत स्मार्ट दिखते हो, तो इसमें कोई एक्शन नहीं है, बस एक स्टेट है कि वो ऐसा दिखता है। जैसे ही सीम्स हैप्पी, वह खुश प्रतीत होता है, तो कोई काम नहीं हो रहा, वो खुश प्रतीत होता है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है। ठीक है, तो सारे एग्जांपल आपके सामने फटाफट से पढ़ देते हैं। She has a pet dog, उसके पास एक पालतू कुत्ता है। मैं भूल गया था, स्टेटिव वर्ब्स में हैव के फॉर्म भी आते हैं, जैसे हैज, हैव, हैड। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा से आपको रिपीट कर दूं। स्टेटिव वर्ब्स, हो सकता है कि आप न्यू व्यूअर हो और आपको स्टेटिव वर्ब्स नहीं पता, तो शॉर्ट में सुन लीजिए। देखिए, एक तो बी के फॉर्म इज, एम, आर, वाज वर्ब, ये स्टेटिव वर्ब्स में आती है। इनको स्पेशली अलग से हम लिंकिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। इसके अलावा हैव के फॉर्म में हैज, हैव, हैड, ये स्टेटिव वर्ब्स में आती है। इसके अलावा जैसे लुक, सीम, टेस्ट यानी चखना, किसी, अंडरस्टैंड समझना, लव, हेट, लव प्यार करना, हेट घृणा करना, ये इसके अलावा कुछ और भी हैं। तो ये मोस्ट फेमस स्टेटिव वर्ब्स हैं जो स्टेट ऑफ बीइंग दिखाती हैं। ये हमेशा सिंपल सेंटेंस में काम में ली जाती हैं। ऐसे सेंटेंस में कोई एक्शन होना नहीं पाया जाता। अब एग्जांपल एक साथ देख लेते हैं। जैसे सी हैज अ पेट डॉग, उसके पास एक पालतू कुत्ता है। हम बता रहे हैं, मतलब कुछ करना नहीं हो रहा, बस बताया जा रहा है कि उसके पास कोई चीज है। जब प्रेजेंट में हमारे पास कोई चीज है तो हम हैज, हैव का इस्तेमाल करके बताते हैं। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। और इसी तरह से सी हैज, अब सी के साथ हैज क्यों आया, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आता है, और आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है। अगर ये चीज पास्ट में होती कि उसके पास एक पालतू कुत्ता था, तो सी हैड अ पेट डॉग, इस तरह से। ठीक है,
इट्स वेरी हॉट, ये बहुत ही गर्म है। हम बोलते हैं ना इट्स वेरी कोल्ड, इट्स वेरी हॉट, तो यहाँ पे अब देखिए इज, इसको मैंने कंट्रैक्शन यानी शॉर्ट में संक्षेप में लिखा है, ये इज है, इट इज वेरी हॉट। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, तो ये आर लिंकिंग वर्ब का यूज हुआ। दिस इज अ सीलिंग फैन, ये एक सीलिंग फैन है। जैसे हम डेमोन्स्ट्रेट करें, दिस मतलब कोई चीज पास में बताएं कि दिस इज अ फैन, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ टेबल, पास की चीज। अब वो चीज दूर है और एक ही चीज है तो दैट से शुरू कर देंगे, दैट इज अ बॉय, दैट इज अ गर्ल, दैट इज अ मंकी, इस तरह से। अगर पास में कोई ज्यादा चीज है तो दीज, और दूर कोई ज्यादा चीज है तो दोज का यूज करते हैं। ये नॉर्मल सी बातें हैं, बचपन की बातें हैं। आई वाज इन ट्रबल यस्टरडे, कल मैं परेशानी में था, तो कल मैंने मेरी स्टेट ऑफ बीइंग बताई, कल मेरी हालत बताई कि मैं परेशानी में था। इसमें कुछ होना नहीं पाया जा रहा, वाज आ रहा है सिंपली, ठीक है। यहाँ पे इज हैज। यू सीम हैप्पी टुडे, तुम आज बहुत खुश लग रहे हो, खुश प्रतीत हो रहे हो, तो सीम होता है प्रतीत होना, कोई एक्शन नहीं है, तो सीम एक स्टेटिव वर्ब है। रोहन लुक्स वेरी हैंडसम, रोहन बहुत ही आकर्षक या बहुत ही हैंडसम दिखता है, ठीक है, स्टेटिव वर्ब है। व्हाट अ फनी जोक इज, कितना सुंदर जोक है। इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं है, बस एक एक्सक्लेमेशन है, एक आश्चर्य है, ठीक है, तो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ और इसके अंत में एक एक्सक्लेमेटरी मार्क भी आ रहा है। व्हाट अ फनी जोक इज, कितना सुंदर, सॉरी कितना फनी जोक है। आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अब आप समझ रहे हो इसमें एक्शन, कोई एक्शन नहीं है, एक स्टेट है। अब मैं देखिए प्रेम करता हूं, इसका मतलब क्या है, जैसे मैं मंदिर जाता हूं, इसका मतलब क्या, सुबह मंदिर जाता हूं, उसका एक हैबिट है, एक आदत है, ठीक है, एक एक्शन है जो रोजाना करता है। मैं स्कूल जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तो इसका मतलब हर समय 24 घंटे, एक स्टेट है, एक्शन नहीं है। आई हेट यू, मैं तुमसे घृणा करता हूं, ये भी एक स्टेट है। तो लव और हेट ये भी स्टेटिव वर्ब में आती हैं। तो स्टेप 1 में इस तरह के सेंटेंस हम सीखते हैं, इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। और हाँ, अंग्रेजी सीखने के लिए अगर आप स्पोकन सीखना चाहते हैं, कोई भी चीज हो, सेंटेंस, वर्ड, कुछ भी आप नया देखो, उसको स्पीक करके यानी बोल के देख लो। बोलना बहुत जरूरी है, बिना बोले आप अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकते, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे, और अब हम देखते हैं कि स्टेप 2 में हम किस तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, यानी हमारा लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो देखिए इसमें हम ऐसे सेंटेंस बोलने, लिखने, पढ़ने लगते हैं जिनमें कोई एक्शन, कोई काम होना पाया जाता है, यानी हम टेंसेस सीख जाते हैं, हम मॉडल्स का भी यूज करना सीख जाते हैं, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं, हम इंपेरेटिव सेंटेंस सीख जाते हैं। यानी सेंटेंस के टाइप्स भी तो होते हैं ना, सेंटेंस असर्टिव होते हैं यानी सिंपल सेंटेंस होते हैं, किसी काम को होना पाया जाए। सेंटेंस असर्टिव के अंदर अफर्मेटिव, नेगेटिव होते हैं, काम होना पाया जाए या नहीं होना पाया जाए तो नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव यानी कोई प्रश्न कर लिया जाए, इंपेरेटिव यानी कोई आदेश दिया जाए या कोई काम करने से मना किया जाए या रिक्वेस्ट किया जाए तो इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैं अभी आपको बता ही चुका हूं, क्योंकि उनमें कोई एक्शन, कोई काम होना नहीं पाया जाता। तो सेंटेंस भी कई प्रकार के होते हैं, तो इसमें हम छोटे छोटे ऐसे सेंटेंस देख लेते हैं जिनमें कोई एक्शन होना पाया जाता है। जैसे सी रोट अ स्टोरी यस्टरडे, कल उसने एक कहानी लिखी थी, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें रोट यानी कुछ होना बताया जा रहा है, तो इसमें सिंपली एक ही काम है। नेक्स्ट है आई विल डू इट टुमारो, मैं यह कल करूंगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसमें भी एक्शन है, करना। तीसरा है डोंट लुक एट मी लाइक दिस, मेरी ओर, मेरी तरफ इस तरह से मत देखो, तो ये कैसा है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, यानी मना किया जा रहा है, मना करने वाला आदेश है डोंट लुक एट मी। और जिन सेंटेंस में मना करने को कहा जाए वो डोंट से शुरू होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, जैसे गो अवे, चले जाओ, कम हियर, इधर आओ, सिट हियर, यहां बैठो। लेकिन मना कर दे तो डोंट गो अवे, मत जाओ, डोंट सिट हियर, यहां मत बैठो, डोंट लाफ, मत हंसो, डोंट वीप, मत रो। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं। उससे जस्ट पहले अगर डोंट लगा दिया तो मना करने वाली बात, मना करने का आदेश हो जाता है। तो ये उसी तरह का सेंटेंस है, डोंट लुक एट मी, मेरी ओर मत देखो, लाइक दिस, इस तरह से। नेक्स्ट है आई डोंट टेक टी और कॉफी, मैं चाय अथवा कॉफी नहीं लेता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसमें मना कर रहा है कि मैं चाय अथवा कॉफी नहीं लेता हूं। इसके अलावा अब देखिए इसमें एक कंजक्शन है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है, और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो कि मशहूर है फैन वॉइस के नाम से, कई वीडियोस में बता चुका हूं, रिपीट मत करवाओ। उनका प्रयोग टू वर्ड्स को, टू फ्रेजेस को या टू क्लासेस को जोड़ने के लिए होता है। यहां पर इसने टू वर्ड्स को जोड़ा, टी और कॉफी, चाय अथवा कॉफी। अच्छा नेक्स्ट देखिए आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं। ये मैंने कहां से उठा लिया, इसमें मॉडल्स का यूज यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन का यूज हो रहा है। तो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं। इसमें भी कुछ काम के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन खास ये है कि इसमें मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट है सी हैज नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 2 days, वह यहां 2 दिन से नहीं आ रही है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, उसका नेगेटिव है। जब नेगेटिव है तो नॉट कहां लगेगा, हैज और बीन के बीच में नॉट लगेगा। ये छोटी छोटी बात
बातें हैं जो हम सेकंड फेज में, सेकंड स्तर पे सीख जाते हैं। यानी नॉट आप ऐसे नहीं लगा सकते, हैज बीन नॉट, हैज नॉट बीन। अच्छा इंट्रोगेटिव होता तो फिर कैसे होता, हैज सी बीन, हैज क्या वह 2 दिन से आ रही है, तो हैज सी बीन इस तरह से होता ही है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है व्हाई आर यू टीजिंग मी, तुम मुझे क्यों चिढ़ा रहे हो। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है लेकिन ये इंट्रोगेटिव है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम सीख जाते हैं तो क्या सीखते हैं कि सबसे पहले WH वर्ड आता है, अगर WH वर्ड वाला है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। ठीक है, अगर ये होता क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो क्या, तो फिर यस नो वाला होता, तो ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। जिसका नाम पड़ गया प्रश्न, उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, लेकिन अगर WH वर्ड है तो वो सबसे पहले आता है। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इस स्टेप नंबर 2 में हम इस तरह के सेंटेंस से गुजरते हैं। अब ये मत सोचना कि सर वो रह गया ये रह गया, सिर्फ आपको एक थोड़ा सा बताया जा रहा है, हल्का सा खाका, कि इस तरह के सेंटेंस, मतलब इस तरह से हमारी इंग्लिश ग्रो होती है, मतलब हमारा स्तर बढ़ता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल पे। और चलिए अब देखते हैं कि स्टेप 3 में किस तरह के सेंटेंस से हमारी जान पहचान होने लग जाती है या हमें जान पहचान करनी चाहिए। तो देखिए ये सेंटेंस आपको अगर आप गौर से देखो तो लगेंगे आपको सिंपल, या तो सिंपल होंगे, कोई काम होना नहीं पाया जाएगा, या फिर कोई काम होना पाया जाएगा। लेकिन इनमें आपको एक विचित्र बात देखने को मिलेगी कि वर्ब इनमें कमाल कर रही है। देखिए मोस्ट ऑफ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे नाउन है उसके क्या फंक्शन है, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना। अब देखिए यहाँ पे चूंकि लेवल 3 हो गया ना, तो मेरी लैंग्वेज भी थोड़ी सी बदलने लग जाएगी, थोड़ी ग्रामेटिकल लैंग्वेज का यूज करूंगा। तो नाउन है, सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, या फिर किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। जैसे प्रोनाउन है वो नाउन के स्थान पे काम में आते हैं। जैसे वर्ब है वो या तो स्टेट दिखाएगी या एक्शन काम होना दिखाएगी। जैसे एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आके नाउन को मॉडिफाई करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, विशेषता बताएंगे। जैसे एडवर्ब है वर्ब के बारे में कुछ बताएंगे। प्रीपोजिशन हमारे नाउन प्रोनाउन का अन्य नाउन प्रोनाउन से रिलेशन बताते हैं, लोकेशन बताते हैं, चीजों की स्थिति कहां स्थित है ये बताते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। और वर्ब क्या करती है, या तो स्टेट बताती है या एक्शन काम होना दिखाती है। लेकिन वर्ब, मैं कह रहा हूं वर्ब सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। ये कभी भी एक जगह चुपचाप नहीं बैठती, ये रूप बदल लेती है, ये कर्ता बन जाती है, ये ऑब्जेक्ट बन जाती है, ये विशेषण यानी एडजेक्टिव बन जाती है। तो वर्ब बहुत विचित्र है। इस कॉन्सेप्ट में हम नॉन फाइनाइट्स को सीख लेते हैं। देखिए इंग्लिश में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर आपको अंग्रेजी की बारीकी को समझना है, सारे के सारे सीक्रेट्स को समझना है, तो वर्ब का एक कॉन्सेप्ट है फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। इसको कभी तसल्ली में जरूर पढ़ लेना। इसके वीडियोस आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगे, और कहीं से पढ़ लेना, कहीं से पढ़ लेना, क्योंकि यहां पे देखिए इन सेंटेंस में आपको ये चीज समझ में आएगी। टू बी ऑनेस्ट इज द बेस्ट क्वालिटी, ईमानदार होना सबसे अच्छी क्वालिटी है। इस सेंटेंस में इज वर्ब जो स्टेटिव वर्ब है, कोई काम नहीं हो रहा, ईमानदार होना अच्छी क्वालिटी है, एक बात बताई जा रही है। ठीक है, अब इस बात में यहाँ पे सब्जेक्ट कौन बना, टू बी। अब बी होना एक वर्ब है, उससे पहले आया टू, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू आ जाए तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है, वो एक नाउन का रूप धारण कर लेता है। और नाउन क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट बन सकते हैं या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है। अच्छा टू बी ऑनेस्ट, पूरा देखिए इन्फिनेटिव तो ये रहा और सब्जेक्ट है, लेकिन पूरा का पूरा ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज कहलाएगा। इस सेंटेंस में वर्ब जो है स्टेटिव वर्ब या लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं, वो इज है। तो ये इसका एक वर्ब का एक फॉर्म होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि इन्फिनेटिव कहलाता है। तो स्टेप 3 में हम इस तरह की बातें करने लगते हैं। अगला है आई लव टू डांस, मुझे नाचना अच्छा लगता है। तो देखिए आई सब्जेक्ट हुआ, लव यहाँ पे वर्ब हुआ, स्टेटिव वर्ब है, टू डांस नाचना। जैसे मैं कहूं आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो मैं किससे प्यार करता हूं, यू, तुमसे। तो यू क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। वर्ब से पूछे क्या और किसे जो तरह ऑब्जेक्ट होता है ना। अब वही देखिए आई लव, मैं प्यार करता हूं किससे, टू डांस नाचने से। तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ध्यान रखना जो हमारे इन्फिनेटिव है चूंकि नाउन बन जाते हैं तो वो सब्जेक्ट बन सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। और यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, नाउन है। ठीक है, नाउन फंक्शन कर रहा है ये। अगला देखिए राइटिंग इज माई पैशन, लिखना मेरा पैशन है। तो देखिए ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी लग रही है ना वो सब्जेक्ट बन गई। सब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो ध्यान रखना जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो और वो सेंटेंस में सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो तो वो फिर जिरंड कहलाता है। और जिरंड एक नाउन फंक्शन करता है, यानी जो काम ये कर रहा है वही काम ये कर रहा है। इन्फिनेटिव और जिरंड ये नाउन फंक्शन करते हैं, नाउन का काम करते हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आपको डिटेल में बताया जाता है। तो यहाँ पे ये जिरंड आपने देखा। अब आगे देखिए डोंट टच बॉइलिंग वाटर, मत छुओ बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी को। तो देखिए जो वाटर है उसकी क्या विशेषता बताई, उबलता हुआ। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बॉइल होता है, उबलना एक वर्ब है, ये कर क्या रही है, इस पानी की विशेषता बता रही है। अगर मैं कहता हूँ हॉट वाटर गर्म पानी,
कोल्ड वाटर ठंडा पानी, तो हॉट और कोल्ड ये तो आपको समझ में आ रहा है ना, ये एडजेक्टिव है, विशेषण है इस पानी की। अब देखिए वाटर से जस्ट पहले मतलब पानी, सॉरी नाउन से जस्ट पहले जो वर्ड आते हैं और क्वालिफाई करें मॉडिफाई करें एडजेक्टिव है, तो ये भी एक एडजेक्टिव है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एक एडजेक्टिव का भी काम करती है और ये एक नाउन यानी जिरंड होकर एक नाउन का भी काम करती है। ये सारी बातें हमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स में पता चलती हैं। आगे देखिए, आई सा हिम रनिंग टुवर्ड्स द रोड, मैंने उसे सड़क की ओर रोड की ओर दौड़ते हुए देखा। देखिए यहाँ पे रनिंग दौड़ते हुए, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है दौड़ते हुए, और यहाँ पे क्या बोल रहा था उबलते हुए। काम तो वही कर रहा है लेकिन एक अलग ही फंक्शन कर रहा है। तो ध्यान रखना यहाँ पर ये टू सेंटेंस को सिंथेसिस करने के काम आ रहा है। हम कह सकते हैं एक एडजेक्टिव फ्रेज है और ये सिंथेसिस वाले फॉर्मूले में काम में आता है, यानी दो सेंटेंस को सिंथेसिस करें तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। एक छोटी सी बात बहुत बार बता रहा कि एक बार और सुन लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आईएनजी होती है, जो फोर्थ फॉर्म होती है ना, उसे ग्रामर की भाषा में प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। उसका एक फेमस यूज हम सब जानते हैं कि वो तीनों कंडीशंस में काम में आता है। जैसे कहूं आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, सी इज राइटिंग, वह लिख रही है। तो यहां तक हमारी नॉलेज सीमित होती है। लेकिन वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल ग्रामेटिकल लैंग्वेज होगी, वो क्या क्या काम करती है। तो देखिए आईएनजी फॉर्म थी, नाउन काम कर रही है, जिरंड कहला रहा है। यहां पे ये पानी की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो नाउन बन जाती है, वो एडजेक्टिव बन जाती है, वो सिंथेसिस यानी टू सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करती है। जैसे देखिए आई सा हिम, मैंने उसको देखा, ही वाज रनिंग टुवर्ड द रोड, वह सड़क की ओर दौड़ रहा था। तो आई सा हिम रनिंग टुवर्ड द रोड, मैंने उसे सड़क की ओर दौड़ते हुए देखा। हम ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि हमने यहाँ पर जो वह दौड़ रहा था उसको रनिंग दौड़ते हुए इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो सिंथेसिस कर दिया। यहाँ पे फंक्शन एक एडजेक्टिव का ही कर रहा है, ठीक है। रनिंग टुवर्ड द रोड ये पूरा एक एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ठीक है। तो ये भी इसका एक फंक्शन है। अगला देखिए, हैविंग रिटर्न फ्रॉम द वर्क, काम से लौटने के बाद, आई टुक रेस्ट, मैंने रेस्ट लिया। ये चीज मैं आपको बता चुका था। हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। अब पार्टिसिपल क्या है, तो देखिए मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं। वर्ब है दो प्रकार की होती है, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। जो वर्ब हम टेंस में पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आती है, फाइनाइट वर्ब होती है, वो अपने रूप बदल सकती है। टेंस बदला वो बदल जाएगी, ठीक है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट बदला, सिंगुलर प्लूरल, तो वो बदल जाएगी। लेकिन ऐसा वर्ब जो ना बदले नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो तीन तरह के होते हैं। इन्फिनिटिव आप देख चुके हो, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन काम करता है। दूसरा होता है जिरंड जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है। नॉन फाइनाइट तीन होते हैं, पहला इन्फिनिटिव देख लिया, दूसरा जिरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये भी नाउन बिहेव करता है, सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। और तीसरा होता है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने देख लिया, ये रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा फिर दूसरा है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल, ये हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ये भी सिंथेसिस में ही यूज किया जाता है, यानी सिंथेसिस ग्रामर का वो टॉपिक है जिसमें हम दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिला करके एक ही सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, उनका सेंस चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए हैविंग रिटर्न फ्रॉम द वर्क, अगर मैं खोलूं दो सेंटेंस क्या थे, तो ये थे आई रिटर्न फ्रॉम द वर्क, मैं काम से लौटा, फुल स्टॉप, आई टुक रेस्ट, मैंने रेस्ट लिया। इसी बात को मैंने सिंथेसिस यानी एक ही सेंटेंस में ऐसे बोल दिया कि काम से लौटने के बाद मैंने रेस्ट लिया था। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम सुनते ही हमें तो परफेक्ट टेंस याद आते हैं तीनों, लेकिन ध्यान रखना वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है ना वो एडजेक्टिव का भी काम करती है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे दिस इज अ ब्रोकन मिरर, ये एक टूटा हुआ शीशा है, टूटा हुआ दर्पण है। तो जो मिरर है ना, जो दर्पण है, शीशा है, जो नाउन है उसकी विशेषता बता रहा है कि वो टूटा हुआ है, ठीक है। क्योंकि नाउन से जस्ट पहले जो वर्ड आए उसको मॉडिफाई करे, उसको क्वालिफाई करे, उसके बारे में कुछ बताए, एक एडजेक्टिव होता है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करती है, आईएनजी फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करती है। ये सारी बातें जो बहुत ही अजीब सी हैं, ये हमें नॉन फाइनाइट वर्ब को जानने पर मिलती है। तो इस स्टेप 3 में हम इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के सेंटेंस से हमारा पाला पड़ता है, हम सीखते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। और स्टेप नंबर 4 में हम किस तरह के सेंटेंस देखते हैं या सीख जाते हैं। तो देखिए स्टेप नंबर 4 में हम थोड़े डेवलप हो जाते हैं, हम थोड़े बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं। फिर हम सेंटेंस पे वर्क करते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस पे वर्क करते हैं। हम ये सीख जाते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है, एक कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। ध्यान रखना, हम कह सकते हैं कि आप कितना ही सीखो, लेकिन लास्ट में जो आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स इस तरह की बात करने लग जाए ना, तो फिर आप समझना कि आप इंग्लिश में बहुत आगे निकल गए हो, अब आप इंग्लिश में एक मास्टर हो। तो देखिए एक ही सेंटेंस मैंने लिया है, उसको चारों में कन्वर्ट कर दिया, आपको समझ में आ जाएगा। पहला है सीइंग अ लायन आई क्लाइंब अ ट्री,
एक शेर को देखते हुए मैं पेड़ पर चढ़ गया। ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है। फिर ये क्या है, सीइंग अ लायन, ये एक फ्रेज है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, हम कह सकते हैं पार्टिसिपल फ्रेज है। तो ध्यान रखना, एक सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक फाइनाइट वर्ब और एक बात बताई जाए। लेकिन ध्यान रखना, एक सिंपल सेंटेंस वो हो सकता है कि सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब तो एक होगी लेकिन आइडियाज टू हो सकते हैं। तो एक आइडिया तो हमारे सामने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की शक्ल में आएगा, जैसे ये रहा सब्जेक्ट प्लस एक फाइनाइट वर्ब, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक विचार है। लेकिन दूसरा जो आइडिया है ना, वो एक फ्रेज के रूप में हमारे सामने आ सकता है। सिंपल सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सेंटेंस है। अब एक सिंपल सेंटेंस को मैं आपके सामने कंपाउंड सेंटेंस में बदल रहा हूं। कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज पाए जाएं, यानी दो सब्जेक्ट होंगे स्वतंत्र, भले एक ही व्यक्ति के लिए हो लेकिन होंगे वो अलग अलग लिखे जाएंगे। उनके साथ दो फाइनाइट वर्ब, मतलब एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब। सब्जेक्ट भले ये है वही वो हो, उसके लिए प्रोनाउन आ जाए लेकिन अलग से लिखा जाएगा और वो किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से या कोरिलेटिव कंजंक्शन से या फिर सेमीकोलन से जुड़े हों। जैसे देखिए इसी बात को, आई सॉ अ लायन एंड आई क्लाइम्ब अ ट्री, मैंने एक शेर को देखा था और मैं एक पेड़ पर चढ़ गया था, ठीक है। तो देखिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये रहा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये रहा और एंड जो कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, फैन बॉयज में से है, ठीक है, उससे पहले कॉमा। ध्यान रखना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब टू सेंटेंस को, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं तो उनसे पहले कॉमा जरूर आता है। जब ये टू वर्ड्स को, फ्रेजेस को जोड़ते हैं तो कॉमा का इस्तेमाल नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। तो आई सॉ अ लायन एंड आई क्लाइम्ब अ ट्री, ठीक है, एक कंपाउंड सेंटेंस है। तीसरा देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज हो और एक मेन क्लॉज हो। मेन क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। जैसे एज आई सॉ अ लायन, जैसे ही मैंने एक शेर को देखा मैं एक पेड़ पर चढ़ गया। तो आपने एक बात गौर की होगी, जो बात इसमें थी वही बात इसमें है, वही बात इसमें, बात वही चल रही है, सेंस चेंज नहीं हो रहा। सेंटेंस का पैटर्न, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस का फॉर्म, उसका रूप चेंज हो रहा है। अब देखिए जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएं कि बिना बात को बदले, बिना सेंस को बदले सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल दें और वो ग्रामेटिकल सही हो, तो फिर आप ग्रामर के मास्टर हो, ग्रामर के खिलाड़ी हो, ठीक है। तो एज आई सॉ अ लायन, जैसे मैंने एक शेर को देखा, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रहा है। इनको बहुत जल्दी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कंजंक्शंस के माध्यम से। जब एंड, बट, यट और ये आए तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, निश्चित ये कंपाउंड सेंटेंस में मिलेंगे। और जब एज, एज सून एज, व्हेन, व्हाइल, बिकॉज, दो, ऑल्दो, टिल, अनटिल, हु, हुज, हुम, इस तरह के वर्ड्स आए, इस तरह के कंजंक्शन आए, डब्ल्यूएच वर्ड आए, तो वो एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा जिसका प्रयोग एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होगा जिसमें एक मेन क्लॉज हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक अथवा एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, डिपेंडेंट क्लॉज हो, ठीक है। बात वही चल रही है। अगला देखिए, एज आई सॉ अ लायन, जैसे मैंने एक शेर को देखा था, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। आई क्लाइम्ब अ ट्री, मैं एक पेड़ पर चढ़ गया था, ठीक है। तो यहां तक एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, लेकिन बात अभी आगे और चल रही है। एंड का यूज हो गया। एंड का यूज किस में होता है? एक कंपाउंड सेंटेंस में। इसका मतलब एंड से जस्ट आगे जो आएगा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा। एंड अ लिटिल लेटर, और थोड़ी देर के बाद, सम विलेजर्स हेल्प मी, कुछ ग्रामीणों ने मेरी मदद की। तो देखिए एक बात ये रही, एक बात ये रही, एक बात ये रही, एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज पाए जाएं और एक अथवा एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज पाए जाएं। अब इसमें देखिए, एज आई सॉ अ लायन, जैसे मैंने एक शेर को देखा, ये तो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, जबकि आई क्लाइम्ब अ ट्री एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एंड अ लिटिल लेटर सम विलेजर्स ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। तो इस स्टेप 4 में, लेवल 4 में हम इस तरह के सेंटेंस, इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। इसका मतलब है हमें सेंटेंस का पूरा ज्ञान हो जाता है, ठीक है। तो ये था वीडियो, मैंने आपको 4 स्टेप्स के माध्यम से पूरी कथा पढ़ दी, पूरी रामायण पढ़ दी कि भैया इस तरह से आपको चलना है, ये चीजें आपको सीखनी है। बस आपको एक रास्ता दिखाया, अब चीजें आपको खोजनी है। वीडियोज में जाइए, बुक्स टटोलिए, कहीं से कुछ भी कीजिए, बट आपको ये चीजें सीखनी है, फिर ग्रामर में मास्टरी आ जाती है। हालांकि मैं अक्सर ग्रामर की बातें करता हूं और बहुत से लोग स्पोकन की बातें करते हैं। देखिए पहले अगर आप अपना बेसिक बना लेते हैं ना, तो स्पोकन भी उतना मुश्किल नहीं है। हालांकि ये भी बात सही है कि स्पोकन के लिए इंग्लिश ग्रामर की कोई खास आवश्यकता नहीं है, मतलब वो तो एक नकल का मामला है। बहुत बार बता दिया, वो नकल से
आप लोगों को बोलता हो सुन रहे हो, आप भी बोलने लग जाते हो नकल कर करके, तो बोलना आ जाता है, वहां पे ग्रामर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप इंग्लिश को समझना चाहते हो, इसकी बारीकियों में जाना चाहते हो, इसका फुल ऑपरेशन करना चाहते हो कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, सेंटेंस कैसे बन रहे हैं, तो फिर इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो एक ही वीडियो में मैंने आपको काफी सारी चीजें देने की कोशिश की ताकि आप सीख जाओ। और हाँ, जाने से पहले आपको एक बार और याद दिला दूं, ये मत समझना कि मैं प्रमोशन कर रहा हूं, मतलब आपको एक रास्ता बता रहा हूं कि यदि आपको मेरे से ग्रामर पढ़ना पसंद है और ये सारी बातें आपको सीक्वेंस सीरीज में चाहिए, एक ही प्लेटफॉर्म पे चाहिए, एक साथ चाहिए, तो प्ले स्टोर पे जाके आप महेश गुरुजी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा। जो जर्नी, जो यात्रा, जो प्रोसेस मैंने आपको बताई ना, ये उसमें बिल्कुल डिटेल में सीक्वेंस सीरीज में सीरियल से कवर की, यानी सारे टॉपिक्स को डाला है। ठीक है, तो यदि आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो वो कोर्स परचेज कर सकते हैं। फोर्स नहीं कर रहा, ये मेरे स्वभाव में नहीं है, आपकी मर्जी, आप करो तो ठीक, ना करो तो ठीक। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा ज्यादा शेयर करना, बहुत नॉलेज होती है, शेयर किया करो वीडियोस को। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो।